एक्चुअल कॉस्ट पढ़ रहे थे ना कल। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर एक बार खुद से कंक्लूड कर लोगे तो हाफ लाइन में ही हो जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट छोटी सी लाइन में ऐसा बना के आप निकाल सकते हो उसका। सेकेंड हैंड एसेट हो गया था हमारा पेज नंबर 1.4.195। ये एक पढ़े थे, एक्वाजिशन ऑफ एसेट प्रीवियसली ओन बाय एनी पर्सन टू होम सच एसेट इज गिवन ऑन लीज। बता पाओगे ये क्या है? जैसे कि मैं एक बार एक डायग्राम बनाता हूँ, आप बताइएगा। मान लो ये है अपना मिस्टर ए है, ये अपना एसएससी है ना। अब ऐसा बताओ, ए एसएससी है जिसके लिए आप एक्चुअल कॉस्ट सर्च कर रहे हो। तो मैं एक बार मिस्टर बी क्रिएट कर लेता हूँ। मिस्टर बी से इसने एसेट परचेस की, ठीक है, लीज पे दे दिया। तो इस एसेट की आपको एक्चुअल कॉस्ट सर्च करनी है, किसके लिए? मिस्टर ए के लिए। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही जा रहा है आपका। फिर बिल्कुल सही बात है, जब ये परचेस कर रहे थे तो डब्ल्यू डी वी ऑफ बी लिख देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अगर आप यहां तक पहुंच पाते हैं खुद से तो ये कंप्लीट है आपका। ठीक है, पढ़े आप लोग ने? पढ़ने बोला था मैंने इसको। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट, एक दो बार एग्जाम में भी आ चुका है अगला पॉइंट। वैसे तो सब छोटे 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 छोटे, और अब तो इनके पास काफी गुंजाइश है एमसीक्यूज के थ्रू। पहले इंस्टीट्यूट दे ही नहीं पाती थी इनसे क्वेश्चन। बिल्डिंग previously the property of SSC, where a building which was previously the property of SSC is brought into the use for the purpose of business। जैसे कि मिस्टर ए जो है, इसकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग अभी ये बिजनेस यूज में नहीं ला रहा है, इसकी प्रॉपर्टी है। बाद में इसने इसको बिजनेस यूज में ले आया। अब बताइए, किसी को बेचा खरीदा है क्या? बेचा खरीदा नहीं है। तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब बिजनेस यूज वाली बिल्डिंग नहीं थी तो रिलेवेंट ब्लॉक में उसकी एक्चुअल कॉस्ट जुड़ी हुई तो नहीं होगी। लेकिन अब रिलेवेंट ब्लॉक में क्या हो रहा है, उसको आपने ले आया है। और जब रिलेवेंट ब्लॉक में उसको ले आया है तो अब उसको रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ना पड़ेगा विथ विच वैल्यू, विथ देयर एक्चुअल कॉस्ट। तो ये बता रहा है एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना है, क्या कोई आइडिया है? मतलब डब्ल्यू लेना है, उस बिल्डिंग की डब्ल्यू लेना है, ठीक है। और उसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है अभी आज तक। तो हाँ, मतलब नोशनल डब्ल्यू लिख देते हैं ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो एक ही लाइन बहुत है, नोशनल डब्ल्यू। अगर ये वर्ड से क्लियर होता है, भले ही यूज नहीं किया लेकिन हम इससे क्लियर हो सकते हैं कि मान लो अब प्रैक्टिकल में 5 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदा था, मैं शायद उसमें रहता था मान लो, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन तो क्लेम नहीं कर रहा था मैं, एचपी हेड में चार्जेबल हो रहा होगा, निगेटिव इनकम मिल रही होगी मेरे को। आज मैं उसको बिजनेस में डाल दिया तो अब एचपी हेड में चार्ज तो होगी नहीं। क्यों? सेक्शन 22 में पढ़े हमने, ओनर ऑफ बिल्डिंग विल बी चार्जेबल हियर बट नॉट फॉर द बिल्डिंग विच इज यूज फॉर देयर ओन बिजनेस। तो बिजनेस में डाल दिया। अब पीजीबीपी में आता हूं तो दिखता है यार, बिजनेस में जो एसेट यूज हो इसकी डब्ल्यूडीवी में एक्चुअल कॉस्ट जोड़ो ब्लॉक, रेलवेंट ब्लॉक में। तो एक्चुअल कॉस्ट तो उसकी मैंने 25 लाख में खरीदा तो 25 लाख है, रियल कॉस्ट तो 25 लाख है, तो जोड़ लो 25 लाख। तो ये एक्सप्लेनेशन बताता है कि भाई उसके बाद नोशनल डब्ल्यूटीवी निकालो, डेप्रिसिएशन भले क्लेम नहीं किया 5 साल, लेकिन निकालो डेप्रिसिएशन और माइनस करो। इलिस्ट्रेशन 2 देखो। कोई डाउट इसमें? पढ़ना है फटाफट, जो साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूं, है ना। अ कार परचेज बाई डॉक्टर सोमन ऑन 10/8/17 फॉर ₹5,25,000 फॉर द पर्सनल यूज इज ब्रॉट इन टू द प्रोफेशनल यूज। कुछ समझ में आ रही बात? कार को पहले पर्सनल यूज के लिए खरीदा था 2017 में, और उसके बाद उसको अभी 2020 में उसने बिजनेस यूज में या प्रोफेशनल यूज में ले आया। मेरे को बताइए, पहले इसको डेप्रिसिएशन मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। अब ये बिजनेस यूज में लाया, प्रोफेशनल यूज में लाया, तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? जोड़ना है। किस वैल्यू से जोड़ना है? गलत। वो प्रोविजन बिल्डिंग के लिए पढ़ा, और किसी एसेट के लिए ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर किसी एरिया के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है मतलब एक्चुअल कॉस्ट ही लेना है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जितने में खरीदे थे वही लेना है। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है।
काफी 90% लोगों ने यही गलती की, तो उसमें डेप्रिसिएशन निकाला है ना. कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%. पढ़ लेंगे थोड़ा सा. एज पर सेक्शन 43(1) द एक्सप्रेशन एक्चुअल कॉस्ट वुड मीन द एक्चुअल कॉस्ट. देखिए अब ये नॉर्मल वर्ड समझा रहा है आपको. एक्चुअल कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी. तो कार की अगर कोई एक्सप्लेनेशन में आप नहीं फंस रहे हो तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जितने में खरीदा वही है आपकी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना. द परचेज प्राइस, ये देखिए, द परचेज प्राइस ऑफ 5,25,000, therefore will the actual cost of the car, Dr. Soman, market value is 2,50,000 on the date of asset is brought into use is not relevant, therefore the amount of depreciation of the car as per section 32 for will be 525. यहाँ तक समझ में आ रहा है. अब साफ नोट नीचे लिखा है आपको. एक्सप्लेनेशन 5 में टेंशन हो रही होगी. ये देखिए जो आप पढ़ के आए ना अभी, बिल्डिंग वाला प्रोविजन, वो क्या है, एक्सप्लेनेशन 5. तो बोला नहीं एक्सप्लेनेशन 5 लागू नहीं होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन 5 स्पेशली बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है. तो देखो तो भैया सेक्शन 43(1) प्रोवाइड फॉर द रिडक्शन ऑफ द नोशनल डेप्रिसिएशन. मार्क करूं, नोशनल डेप्रिसिएशन फॉर द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर द पर्सनल यूज टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग. दिखा क्या, ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग. आगे बढ़े. उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट. ये पॉइंट मेरे ख्याल से पता रहना चाहिए. जो एसेट आप खरीदे उस पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नेचुरली कब आएगा, जब आप उस एसेट के लिए लोन लिया होगा या फिर एसेट को ही किस्तों में लिया होगा, वॉट एवर विल द रीजन, हायर परचेज में लिया होगा. उस इंटरेस्ट का क्या करना है, तो कोई कॉन्सेप्ट पता है किसी को? मतलब कुल मिला के उस पर जो इंटरेस्ट वो आपका एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ना है कि इंटरेस्ट को हमको एक अलाउबल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना है, यही तो क्वेश्चन है. कैपिटल मतलब एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ना है. हाँ जी, और किसी का विजन? मजा नहीं आ रही आंसर में, आंसर बहुत जनरलाइज दे रहे हो आप. एसेट के पुट टू यूज होने तक का इंटरेस्ट को एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ना है, और पुट टू यूज होने के बाद वाला इंटरेस्ट, बाद में इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, लोन चल रहा है ना, बाद वाला जो इंटरेस्ट है वो आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ होगा अंडर सेक्शन 36(1) बोल लीजिए. बस वो यहां पर लिखा हुआ है. तो एक्सप्लेनेशन 8 क्या बोलेगा आपके लिए, एक्सप्लेनेशन 8 क्या बोलेगा, एक्सप्लेनेशन 8 बेसिकली जो है वो कहां तक के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की बात करेगा, पुट टू यूज तक के. ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो यहां पर लिख लेना, अप टू पुट टू यूज कैपिटलाइज, आफ्टर पुट टू यूज इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 36(1). तो यही कॉन्सेप्ट खत्म करो पूरा. 36 में तो पढ़ेंगे आप, लिख लीजिए साइड में. After asset put to use shall not be included and shall be deemed to have never be included in actual cost. ये देखिए, आफ्टर पुट टू यूज को ऐड नहीं करना है तो क्या होगा, इट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 36(1). Next point, amount of duty of excise or additional duty leviable shall be reduced if credit is claimed. हेडिंग से समझ में आनी चाहिए. जीएसटी के लिए भी यही नियम है. कोई बताएगा क्या लिखा है? जीएसटी एग्जाम्पल ये सबके लिए बना है ना, एक्साइज के लिए भी बना है. अभी भी एक्साइज ड्यूटी जो एडिशनल जो इंपोर्ट वगैरह करते हैं उसमें लगती है. तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है उसमें, क्रेडिट मिल रहा है. अगर मान लो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदे, 18,000 रुपए जीएसटी या एक्साइज जो भी लगा, तो उसमें तो जुड़ा हुआ. आपने एक्चुअली तो 1,18,000 पे किया, योर रियल कॉस्ट तो 1,18,000, तो आपको तो 118 ले लेना चाहिए. नहीं लेना है अगर वो 18,000 का आपको जीएसटी क्रेडिट मिल रहा है. आई थिंक जीएसटी क्रेडिट आपको समझता है. तो सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ जीएसटी. साइड में लिख लो, ये एक्साइज के लिए बना जरूर है. सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फॉर जीएसटी.
सब्सिडी और ग्रांट, हाँ जी भैया, सब्सिडी और ग्रांट और रियम्बर्समेंट। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसी एसेट के लिए तो वो माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से कि नहीं करेंगे? करना है। बस इसमें खास बात ये लिखी कि अगर कोई ओवरऑल सब्सिडी मिल रही है पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए तो उस सब्सिडी को एसेट के रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉर्मल सब्सिडी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा, हाँ पूरा रिकैलकुलेट होगा। ये देखिए यहां पर है proportionate, same proportionate as the asset bear all the asset in respect of with reference to the subsidy grant or reimbursement। proportion वर्ड क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? अगर आपको एसेट स्पेसिफिक सब्सिडी मिली तब तो आप माइनस कर लेंगे। मान लो मेरे को 25 लाख की एसेट खरीदा, 5 लाख रुपए मेरे को गवर्नमेंट सब्सिडी दी तो एक्चुअल कॉस्ट में कितना जोड़ना है? 20 लाख। लेकिन अगर कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए मेरे को जनरल सब्सिडी मिली तो पूरी एसेट के लिए एक साथ है, तो उन एसेट के रेशो में प्रोपोर्शनेट करना है, ये इसकी खास बात है, बाकी सब सिंपल है। नेक्स्ट, एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एसएससी। एसएससी ने एक एसेट आउटसाइड एक्वायर्ड की बीइंग अ नॉन रेसिडेंट एंड सच एसेट इज ब्रॉट बाय हिम इन टू इंडिया। केस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, मतलब एक नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया के बाहर एक एसेट परचेज किया और बाहर के बिजनेस में शायद यूज कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, वट एवर द केस में भी, लेकिन अब इंडिया में लाया वो, तो अब इंडिया के बिजनेस में यूज करेगा तो उसको रिलेवेंट ब्लॉक में डालना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का बिजनेस तो टैक्सेबल है, पीजीबीपी कैलकुलेट हो रही है। तो क्या करना है? उसने इंडिया में तो डेप्रिसिएशन कभी क्लेम नहीं किया, तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस होगा कि नहीं होगा नोशनल? फिर से एक स्टोरी बनाते हैं। बाहर एक नॉन रेसिडेंट है जिसका बाहर भी बिजनेस होगा, यहाँ भी बिजनेस होगा, एकदम सिंपल स्टोरी है। बाहर के एसेट मशीनरी खरीदा होगा 25 लाख की, तो वहां उस कंट्री का डेप्रिसिएशन ले रहा होगा, इंडिया में तो कभी नहीं लिया। अब उस एसेट को इंडिया ले आया, उसके एक्चुअल कॉस्ट तो 25 ही लाख है ना भाई, अब इंडिया के बिजनेस में यूज कर रहा है तो डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा, हम रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ना पड़ेगा हमको। तो यहां पर 25 लाख में जोड़ना है कि नोशनल डब्ल्यूडीवी लेना है? नोशनल डब्ल्यूडीवी वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया में कभी डेप्रिसिएशन उसने क्लेम नहीं किया, तो यहां का डेप्रिसिएशन नोशनली भले नहीं हुआ है क्लेम लेकिन माइनस होगा, और जो डब्ल्यूडीवी आएगी उसको क्या करना है आपको? ब्लॉक में जोड़ना है, मतलब वही एक्चुअल कॉस्ट। आप क्या पढ़ रहे हो अभी? एक्चुअल कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन। तो एक्चुअल कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है हम जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिक 12-13 केसेस दिए हैं, वो उसकी यूनिक फीचर वाइज देखते हैं अपन। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एसएससी बीइंग द नॉन रेसिडेंट, ठीक है, एंड सच एसेट इज ब्रॉट बाय हिम इन इंडिया एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। यूज क्या के लिए कर रहा है? अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहा है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द एसएससी, जो भी उसकी रियल कॉस्ट थी 25 लाख मेरे एग्जांपल में, रिड्यूस, दिखा क्या? रिड्यूस बाय एन अमाउंट इक्वल टू amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been word पढ़ते ही समझ में आ गया, जो मिला होता, that would have been allowable had the asset been used in India for the said period, said purposes since the date of its acquisition। अगर इंडिया में शुरू से यूज हुई होती तो जो डेप्रिसिएशन मिला होता वही डेप्रिसिएशन माइनस करना है और आज का डब्ल्यूडीवी निकालना है, और जो आ जाएगा वर्किंग करके उसी को अब रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं नोशनल डब्ल्यूडीवी। एक्चुअल कॉस्ट क्या लिखना है? अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर एक लाइन में अगर हम समझ गए तो एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू नोशनल डब्ल्यूडीवी। बस थोड़ा बिल्डिंग वाले प्रोविजन में भी यही था, थोड़ा सा फर्क है अगर वर्डिंग पे ध्यान देंगे तो। बिल्डिंग वाले प्रोविजन में जब हम नोशनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, तो आज का डेप्रिसिएशन रेट पूरे में यूज करते हैं, और यहां पर जो जिस समय का रेट रहता है, इंडिया में डेप्रिसिएशन के रेट भी तो चेंज हुए होंगे ना, जो जिस समय का रेट है उस हिसाब से निकालते हैं। मतलब ये मानते हुए शुरू से कि हम इंडिया में यूज कर रहे होते तो क्या होता, ये वर्डिंग वहां नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है करंट रेट से डेप्रिसिएशन निकाल लो। हो सकता है बिल्डिंग पे पहले 5% रहा होगा, लेकिन जिस समय 5% था उस समय भी आज कैलकुलेट करूंगा 10 ही से करूंगा, ये फर्क है। तो वहां करंट डेप्रिसिएशन रेट लेना है या रेलेवेंट डेप्रिसिएशन रेट लेना है। अगर और इन डेप्थ आप जाएंगे वर्डिंग पे तो आपको दिखेगा ये पॉइंट। आगे बढ़े। कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD। कैपिटल एसेट 35 AD याद है क्या? हाँ जी, क्या है 35 AD? 35 AD है स्पेसिफाइड एसेट
जिस स्पेसिफाइड बिजनेस, जिन बिजनेस में जिस साल आप बिजनेस चालू करते हैं उस साल जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, एक्सेप्ट कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनको छोड़ दो तो पूरा 100% अलाउ हो जाता है। वो कौन से एक्सेप्शन है? 35 एडी में सभी कैपिटल एसेट की डिडक्शन पूरी मिल जाती है आपको, रिवेन्यू तो मिलती है, इसलिए तो पहले साल लॉस, बहुत हैवी लॉस होता है, इनकम टैक्स लगता नहीं है, और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं फिर अपन। कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस बिजनेस के लॉस को? अनलिमिटेड पीरियड, सेक्शन 73A ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। मतलब जब कुल मिलाकर जब तक आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं हो जाता, बैक नहीं आ जाता, पे बैक पीरियड शायद आप लोग बोलते हैं, है ना, पे बैक पीरियड तो है। और क्या इनकम टैक्स की लैंग्वेज को अलग हट के सोचेंगे तो मेरे को पूरा का पूरा, सोचो मैं बिजनेस सेटअप किया, मैंने पूरा खर्चा, कुछ को छोड़कर पूरा खर्चा मेरा जो है मैंने डेबिट कर दिया, तो मेरे को लॉस आ गया। अब वो लॉस चलता रहेगा, अगले साल जाएगा, अगले साल, कोई लिमिट ही नहीं है। मैं 35 एडी समझा रहा हूँ ना आपको। तो इसका मतलब तो यही निकला ना, जब तक कि मेरा पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो माइनस कर रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, मतलब मेरे बिजनेस फ्री नहीं हो जाता जब तक इनकम टैक्स देना ही नहीं है। हालांकि ये वाले बिजनेस में कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, फिर बचा क्या सर? नहीं पता है तो भी इतनी अकल होनी चाहिए कि लैंड का खर्चा पक्का नहीं होगा। आप सोचो लैंड पे ना डेप्रिसिएशन मिलता, कुछ नहीं मिलता। सेक्शन 35 भी याद करो, साइंटिफिक रिसर्च। एक कॉमन परसेप्शन बनाओ ना अंदर से, लैंड का खर्चा, लैंड इज एन एप्रिशिएबल एसेट, बिल्डिंग इज ए डेप्रिशिएबल एसेट। क्या लैंड पे आपने कभी अकाउंटिंग में भी डेप्रिसिएशन निकाला है क्या? बिकॉज लैंड इज एन एप्रिसिएशन एप्रिशिएबल एसेट, लैंड कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लैंड को कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट। 35 एडी आते ही अगर आप दो लाइन को याद आनी चाहिए ना, ये आनी चाहिए। 35 एडी बिजनेस, अरे कुछ नहीं है, कुछ खास बिजनेस है वो देख लेंगे क्या है। उस बिजनेस में पूरे खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पहले ही साल अलाउ हो जाते हैं, अदर देन लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल एसेट। हो गया, सेक्शन पकड़ में आ गया आपके। अब आपको केवल रिमेंबर करना है यार वो बिजनेस कौन से, हॉस्पिटल वाला है, होटल वाला है, ध्यान आ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो अब यहां क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको? कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 एडी। कोई बताएगा यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्या लगता है आपको? हाँ, हम्म, हाँ, तो क्यों ले भी क्यों रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ। मेरे को ये बस बता दो, 35 एडी के लिए आपने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, तो बिल्डिंग की डिडक्शन पूरी मिल गई, और उसको कौन से ब्लॉक में जोड़ा आपने? नहीं जोड़ा सर, यही तो समझा रहा हूँ। क्या साइंटिफिक रिसर्च एसेट जो हमने पहला एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसको ब्लॉक में जोड़ते थे क्या अपन? तो कब जोड़ते थे, क्यों पढ़े फिर आप उसको? बाद में नॉर्मल बिजनेस में लाते थे, नॉर्मल बिजनेस यूज में लाते थे, तो यहां पर भी तो वही होगा ना। आप समझो ना बात को। 35 एडी बिजनेस जो है उसमें अगर कोई एसेट में लाया, बिल्डिंग लाया हूं, तो बिल्डिंग तो डिडक्शन मिल गई, तो वहां तो कोई ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं, डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। अब उस बिल्डिंग को मैंने 35 एडी बिजनेस से निकालकर नॉर्मल बिजनेस यूज में ला रहा हूं, तभी तो क्वेश्चन अराइज होगा ना कि रेलेवेंट ब्लॉक में कितने में जोड़ना है। इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन बनी है ना। आपको क्या लगता है कितने में जोड़ना चाहिए? हाँ, नील में जोड़ना चाहिए, देखो लिखा है, कुछ प्रोविजन ही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे और थोड़ा बैकअप दोगे ना, बहुत लाइट है इसको पढ़ना, मेहनत ही नहीं है। अब बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। स्टोरी क्रिएट करो, पर वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। भाई 35 एडी बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग लाया हूं, उसको तो कोई ब्लॉक बनाया ही नहीं होगा मैं उसको, तो जैसा सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया वही तो है, ये कुछ नया थोड़ी ना। तो अगर मैं इस बिल्डिंग को नॉर्मल बिजनेस यूज में भी लाता हूं और उसमें अगर मैं ब्लॉक में कोई वैल्यू डाला, ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो मैं तो एक्चुअल कॉस्ट जोड़ देता उसमें, तो क्या होता, उधर पूरा 25 लाख की बिल्डिंग का पूरा डिरेक्शन उठा रखे हो और इधर फिर डेप्रेशन क्लेम करना शुरू कर दे। यही बात तो मैंने साइंटिफिक रिसर्च में समझाई थी, फिर समझा रहा हूँ जितने बार में आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर इसको नेचुरल तरीके से समझोगे तो कभी ऐसा देखोगे आप अगले बार, अच्छा कैपिटल भाई ठीक है नील, ओके, बस आगे बढ़ जाओगे। फिर कंडीशंस वगैरह वो देख लेंगे अपन। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या लिखा है, explanation 32 section 43(1) provide that the actual cost of any capital asset on which deduction has been allowed or is allowable to the SSE under section 35 ED shall be nil.
अब हमको ये मन में आता है उसकी WDV नील रहती काय के लिए, क्योंकि उसको नॉर्मल बिजनेस में ला रहे हो, नहीं तो हम तो WDV की और एक्चुअल कॉस्ट की बात ही नहीं करेंगे उसकी। दिस वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर, देखिए आ गए ना, आ गया ना प्रोविजन अपनी औकात पे। देखिए आप, ट्रांसफर, अगर वो ट्रांसफर होती है तभी तो देख रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय द एसएससी वेयर, अभी देखिए किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, अब ये सोचना है आपको, उसके खुद के लिए तो नील है भैया, उसको डेप्रिसिएशन, अब मेरे को नील विल नहीं पता, उसको डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा। अगर वही खुद अपने किसी दूसरे बिजनेस में यूज करेगा तब भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसने किसी को बेच दिया एसेट तो सामने वाले को डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सोचना है आपको, यहां प्रैक्टिकल माइंड लगाना है। या वो सामने वाली पार्टी आप बनकर देखो एक बार खुद, मिलना चाहिए। उसने क्या गुनाह किया है, उसने थोड़ा डिडक्शन लिया है, तो एसेट को मिल चुकी, तो मतलब सेकेंड हैंड एसेट अब मैं खरीदा किसी से, जैसे क्यों रिवर्स होगी भैया, वो 35 AD में देखा जाएगा। अभी यहां की बात करो, उसका कोई ब्लॉक इन होगा तो, मैं जो पूछ रहा हूं उस पर फोकस करो ना। मैं सेकेंड हैंड एसेट खरीदता हूं तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहती है, जितने में खरीदा, कि उसका फिर डेप्रिसिएशन, मेरे को उससे क्या मतलब है, कुछ समझ में आ रही बात। हाँ, इसने एसएससी ने अपने आसपास वालों को, रिलेटिव वगैरह को, या अपनी होल्डिंग को बेचा है प्लानिंग करने, तो पता लग गया। प्रॉपरली बेचा है किसी अननोन पर्सन को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वेयर ट्रांसफर, वेयर द, किसको ट्रांसफर किया, वेयर एसएससी हिमसेल्फ हैज क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, तो खुद के लिए तो नील ही रहना चाहिए। द प्रीवियस ओनर हैज क्लेम डिडक्शन अंडर 35, अगर प्रीवियस ओनर ने 35 लिया, अब मैंने 35 AD किसी एसेट लिया और जिससे लिए वो उसने क्लेम किया, सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, प्रीवियस ओनर क्लेम डिडक्शन 35 AD और मैंने खरीदा, दिस वुड बी एप्लीकेबल वेयर द कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय एसएससी बाय वे ऑफ, सुनो आप क्या पढ़ के आए हो, नील, तो नील नॉर्मली नील नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 35 AD एसेट खरीदी है तो मेरे लिए नील नहीं होना चाहिए, लेकिन नील हो जाएगा कब, एसएससी खुद के लिए, या फिर जिससे लिया है आपने उससे गिफ्ट वगैरह के थ्रू लिया है तो आपके लिए नील रहेगी, या फिर लिक्विडेशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, या फिर एचयूएफ के पार्टीशन के रूप में हुई है, या फिर होल्डिंग टू सब्सिडरी वगैरह में हुई है। समझ रहे हैं बात को, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, दिख रहा है क्या, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय वे ऑफ अमलगमेशन, तो ये सब गड़बड़ के कारण हुआ है ना, अगर डीमर्जर, याद है क्या कैपिटल गेन में भी पढ़ते हैं, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इंटेंजिबल एसेट बाय अ फर्म टू अ कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म बाय द कंपनी, एक फर्म कंपनी में सक्सीड हो गई है, ये सब रीजन है, तब तो नील रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके अलावा अगर नॉर्मली खरीदा है किसी ने तो उसकी कॉस्ट क्या, एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी, जितने में खरीदा है। ये समझ में नहीं आता इसको पढ़ने के बाद। और वो जो आप बोल रहे थे ना, अब मैंने 35 AD के लिए यूज किया और 35 AD यूज करके मैंने जल्दी बेच दिया उसको या ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने क्या किया, 25 लाख की बिल्डिंग ली, 25 लाख क्लेम कर, बिल्डिंग को दूसरे तीसरे साल निकाल दिया, तो मैं तो एक्सेसिव डिडक्शन लेके बैठा हूं ना 35 AD का। तो आखिरी पैराग्राफ उसके लिए, हाउएवर मिला, वेयर द एसेट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इस डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD is deemed to be the income of SSC in accordance with the provision of section 35 AD 7B on account of asset being used for the purpose other than specified business। आपने 35 AD बिजनेस का नाम लेकर एसेट खरीदी थी, करके आपको डिडक्शन मिली, अब आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर, ठीक है, तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द SSC shall be the actual cost to the SSC as reduced by the amount of depreciation allowable had the asset been used for the purpose of business calculated at the rate on force since the date of its acquisition। इसका मतलब कोई समझाएगा मेरे को, क्या लिख, हाँ क्या कर क्या रहा है ये, हम्म, हाँ, मतलब ये निकला कि, एक मिनट में क्वेश्चन फिर से पूछता हूं आपसे, ये वर्ड देखो, डीम टू बी इनकम, इनकम मानी जा रही है किसके लिए, 35 AD बिजनेस वाले एसएससी के लिए। क्यों इनकम मान रहे हैं उसकी, क्योंकि उसने 35 AD का नाम लेके एसेट खरीदा तो उसको ट्रांसफर कर दिया, कितनी इनकम मानेंगे, ये क्वेश्चन है।
वो लिखा है इसमें, बस वो देखो आप, वो लिखा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो पैराग्राफ पढ़ो फिर से बताओ। हम्म, हम्म, प्रोपोर्शनल। हम्म, हम्म। क्या किया एसएससी ने? हाउएवर वेयर एन एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज क्लेम, मैंने डिडक्शन क्लेम कर लिया, एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35AD इज डीम टू बी इनकम। क्या चीज डीम टू बी इनकम बोल रहा है? डिडक्शन क्लेम। तो मैंने मान लो 25 लाख की बिल्डिंग खरीदी और 25 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी 35AD बिजनेस के लिए, मैंने क्लेम भी कर लिया। अब बिजनेस उस बिल्डिंग का यूज कुछ और पर्पज से कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गई। तो कितना क्लेम किया आपने? 25 लाख, डीम टू बी इनकम। तो डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35AD इज डीम्ड टू बी इनकम ऑफ एसएससी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 35AD7B। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जितना क्लेम किया था तो इनकम मान लिया उन्होंने। उसके बाद आगे लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ एसएससी बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD। ठीक है, क्योंकि आपने उसको दूसरे यूज में ले लिया इसलिए आपकी हम इनकम डीम्ड इनकम बुक कर रहे हैं। एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी, अब एसएससी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो दूसरे पर्पस में उसको डेप्रिसिएशन तो लेने दोगे ना। तो उस पर्पस के लिए क्या चाहिए उसको? एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेने बोल रहा है? ये देखो, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल। जितना डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता उतने समय में माइनस करो, कुल मिलाकर डब्ल्यूडीवी ले लो, एक्चुअल कॉस्ट। तो अपन जो एग्जांपल सेट किए वो क्या हुआ? मान लो मैंने बिल्डिंग परचेस की 25 लाख रुपए की और 35AD ले लिया 25 लाख रुपए का। ठीक है, अब उसको यूज फॉर अदर बिजनेस। तो दो ट्रीटमेंट होंगे, क्या? 25 लाख रुपए डीम्ड पीजीबीपी, ये समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा एक्चुअल कॉस्ट फॉर न्यू बिजनेस चाहिए ना, इज इक्वल टू नोशनल डब्ल्यूडीवी। क्यों लिख रहा हूं डब्ल्यूडीवी नोशनल? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो क्लेम किया ही नहीं ना उतने पीरियड, हो गया खत्म। हम्म, नहीं नहीं, ये खुद के लिए बता रहा है, खुद गड़बड़ किया, यहां पर इसने ट्रांसफर कर रहा है। हाँ देखो मैं बता रहा हूं, ये क्या बोल रहा है कि अगर एसएससी, ये 25 लाख रुपए की एसेट है, तो ये अगर 25 लाख रुपए की एसेट को खुद यूज करेगा तो ये नियम अदर पर्पस है, और किसी को गिफ्ट कर दिया तो आपको एक्चुअल कॉस्ट अब किसके लिए चाहिए? सामने वाले के लिए चाहिए, तो सामने वाले के लिए नहीं ले, अमल कमीशन दे दिया। और इसका क्या होगा? इसको तो डीम्ड पीजीबीपी होगा ही होगा 25 लाख का। अभी क्या कर रहा है? ये खुद ही दूसरे बिजनेस में यूज कर रहा है, तो इसी का तो डीम्ड इनकम निकालना है और इसी की एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। ये है, ये समझ रहे हैं आप? ये जो नील जो है नीचे लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है? प्राइमा फेसी प्रोविजन बना दिया भैया। देखो एक बार आपने 35AD ले लिया ना, तो उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट जो है नील ली जाएगी। कब? नीचे केस लिखे हुए। लेकिन एक बार अगर आप उसकी खुद की इनकम बुक कर रहे हो तब तो एक्चुअल कॉस्ट लेने दो ना आप। 25 लाख रुपए आप नील क्यों ले रहे हो? आपने डिडक्शन ले लिया, अब वो डिडक्शन का तो इनकम बुक कर दिया ना आपने 35(7)(b) जो भी है। ये देखो जरा, जब आप इनकम बुक कर लिए तब तो फ्री हो गई ना, अब तो उसको एक्चुअल कॉस्ट लेने दो। तो कितना लेने बोल रहा है? नोशनल डब्ल्यूडी। किसमें? हाँ इसमें शायद ना 8 साल का टाइम है, वो 35AD देखना पड़ेगा।
कुछ टाइम है इसमें, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे वैसे तो। हाँ जी, देखना आज आप कितना टाइम है। तो नील आ जाएगा तो अपने को लॉस ही है ना। हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ डेप्रिसिएशन का प्रोविजन 32(2) में दिया हुआ है। ये आप समझते हैं, बहुत फेमस है, बहुत काम का है। बताइए। हाँ जी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी। सबसे पहले देखिए, अगर डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इसको पहले समझाता हूँ मैं आपको, है ना, इसको कई लोग नहीं समझ पाते, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इसको समझने में। मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉट एज पर बुक्स, मैं एज पर इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। और इधर मान लो आपके पास रेवेन्यू है से 100 की, इधर एक्सपेंसेस है आपके पास 80 का अदर देन डेप्रिसिएशन, और आपका डेप्रिसिएशन है मान लो 30 का। ठीक है, तो लॉस कितना आया? लॉस आ गया हमारे पास 10 का। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये 10 बिजनेस लॉस है कि नहीं है? है। इनकम टैक्स के हिसाब से है ये, है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं, फाइनल है। तो इस 10 का जो लॉस है, इसमें जो है, इसमें पूरा का पूरा 10 लॉस का रीजन डेप्रिसिएशन है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको बिजनेस लॉस न बोलकर हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलेंगे। वैसे तो हर चीज कोई ना कोई एक्सपेंस के कारण लॉस होता है, डेप्रिसिएशन के कारण हुआ। तो ये बिजनेस लॉस न बोलकर क्या बोलेंगे इसको? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये एग्जांपल समझ में आ गया? मैं थोड़ा चेंज करता हूं एग्जांपल। मान लो ये 80 की जगह 120 होता, तो लॉस कितना आता? 50 का लॉस आता। अब ये 50 का लॉस डेप्रिसिएशन के कारण है क्या? ये बिजनेस लॉस है, लेकिन इसको बिजनेस लॉस न बोलकर क्या बोलते हैं? 30 इसमें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है और 20 इसमें नॉर्मल बिजनेस लॉस है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों अलग अलग कर रहे हैं? तो दोनों ही बिजनेस, 50 का पूरा पूरा बिजनेस लॉस है, इसलिए अलग कर रहे हैं, समझना। क्योंकि इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है सेक्शन 72 में दिया हुआ है, जिसमें 8 साल का नियम और एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सेम हेड में चलना है, वो लिखा है। जबकि इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है सेक्शन 32(2) में दिया हुआ है, जो अभी आप पढ़ने वाले हो। कितना फर्क है देखो आप। कहां सेक्शन 72 70 से 80 मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर, और कहां ये वाला जो डेफिसिट है, दोनों ही बिजनेस डेफिसिट है भाई। ये वाला जो लॉस है, इसके लिए यही पीजीपीपी हेड के अंदर ही सेक्शन बना दिया 32(2), और बाकी आपको याद आ रहा होगा दोनों में क्या फर्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जैसे कि इसमें आपको नियम है, सबसे पहले आप इस साल ही सेट ऑफ करते हो तो सब सही बात है। इस साल अगर सेट ऑफ हो गया, सैलरी हेड में नहीं हो पाता बिजनेस का, अच्छा सैलरी हेड में 20 तो नहीं हो सकता एडजस्ट, ये 30 हो सकता है। सैलरी हेड में बिजनेस का कोई लॉस नहीं भाई। देखिए 30 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते जो रहे तो बिजनेस का ही लॉस ना, तो सैलरी पे तो नहीं जाएगा, और विनिंग में कोई भी लॉस नहीं जाता, आप जानते हैं। तो ठीक है, करेंट ईयर में तो जैसा एडजस्ट करना है करिए आप, नहीं हो पाएगा तो आप उसको अगले साल ले जाते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड इसमें 8 साल रहता है, याद है कि नहीं? या फिर स्पेसिफिक स्पेकुलेशन है तो 4 साल रहता है ना, उससे ऊपर तो है नहीं। एंड में यहां पर सेम हेड लिखूं क्या? सही बात है ना? अब ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ अच्छा ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड, सही लिखाऊं क्या? एंड एनी हेड लिखूं क्या? आप एनी हेड का मतलब नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन तो रहेगा भाई, सैलरी हेड में नहीं जाएगा, अगले साल विनिंग में तो इसी साल एडजस्ट नहीं हो सकता। देखिए जो काम इस साल नहीं कर पा रहे हो ना करंट ईयर के लॉस का करंट ईयर में, वो अगले साल जाके तो नहीं छोगा, ये मान ही लो आप। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को करंट ईयर में जिस साल का डेप्रिसिएशन है उस साल सैलरी से एडजस्ट कर सकते हो क्या? नहीं, तो अगले साल कभी नहीं कर सकते। विनिंग से कर सकते हो क्या? नहीं, तो अगले साल कोई मुहूर्त थोड़ी ना आ गया। मेरी बात समझ रहे ना? तो फर्क दिख रहा है आपको? यह है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और अगर आप ये सीख जाते हो ना तो 2 और अनएब्जॉर्ब अपने आप सीख जाते हो। सेम ट्रीटमेंट
फॉर, कोई बताएगा? सेम इसी टाइप का ट्रीटमेंट किसके लिए है? एनीवन? अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर on scientific research, and second, unabsorbed expenditure on family planning. कुछ याद आ रहा है तो बात करते हैं. हाँ वही वाला पॉइंट मैं इतना ही लिखा हूँ. कंपनी के लिए रहता है वो एक्सपेंस. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च तो पक्का याद आ गया होगा, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर. और कंपनी एसएससी अगर अपने एम्प्लॉयज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कोई एक्सपेंस करती है तो वो एक्सपेंस भी कंपनी को अलाउ होता है. रेवेन्यू तो पूरा हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है. ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 36(1) में लिखा. तो वो एक्सपेंडिचर भी सेम इसी तरीके से ट्रीट होगा. मतलब जैसा ये डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंडिचर मान लो आप, सेम यूज यहां पर होगा. मीन्स वी हैव 3 अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस बोल लीजिए, विच विल बी ट्रीटेड लाइक दिस. एक साथ पूरा फंडा बता दिया मैंने आपको. 35, 36, 32 ये तीनों मिलाकर सिंगल ट्रीटमेंट है. इसको एक साथ नहीं पढ़ते करके हम अलग अलग जगह तकलीफ पाते हैं. और यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है, यहां पर आपको ऑर्डर ऑफ सेटअप मिला है, बहुत ही लॉजिकल है. कि जब भैया देखो, अगर आपके पास करेंट ईयर का कोई लॉस पेंडिंग है तो उसको एडजस्ट किए बिना पुराने लॉस को लाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. इवन अगर कोई बिजनेस लॉस पिछले साल का है जिसको 7 साल हो चुके हैं, मतलब अगर इस साल एडजस्ट नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा. समझ रहे बात को? मेरा इस साल एक लॉस है, एक प्रॉफिट है, और इस साल के लॉस को ही उतना ही एडजस्ट कर पाऊंगा मैं, और पिछले साल का एक 7 साल कंप्लीट हो गया वाला बिजनेस लॉस है. तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इस साल का अगर एडजस्ट किया और इस साल का प्रॉफिट खत्म हुआ तो वो इस साल एडजस्ट नहीं हो पाएगा और लैप्स हो जाएगा. तो हम ये दिमाग लगाएं क्या कि चलो यार इस साल के लॉस को इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं करते, पुराना ला के एडजस्ट कर देते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. पॉसिबल है कि नहीं? ये है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ. सबसे पहले आपको करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना है. करेंट ईयर के लॉस को एडजस्ट किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते. करेंट ईयर का हिसाब किताब कंप्लीट करो, फिर पुराने लॉस को वेलकम करना है. ठीक है? फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को लाना है. ये तो लॉजिकल है. ब्रॉड फॉरवर्ड में आपका अनअब्जॉर्ब भी बैठा है और बिजनेस लॉस भी बैठा है, तो क्या लाओगे? बिजनेस लॉस, क्योंकि अनअब्जॉर्ब के लिए तो टाइम ही नहीं है. फिर आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेके आना है. तो ऑर्डर ऑफ सेटअप बहुत ही लॉजिकल है. लेकिन एक लाइन आप लिख लेना, इसमें ठीक से नहीं समझ में आता इंग्लिश में, कि जब तक करेंट ईयर का लॉसेस पूरा एडजस्ट ना हो जाए, जब तक पुराने लॉस को वेलकम नहीं करना है हमको, चाहे पुराना लॉस लैप्स ही क्यों ना हो रहा हो. ये समझ ही नहीं पाते अपन. हमको लगता है हम लालच में आ जाते हैं, हमको लगता है ये एडजस्ट करते हैं, इसको तो अगले भेज देंगे. नहीं. इलिस्ट्रेशन 3 पढ़िए. Qualified chartered accountant Mr. Dhawal commenced practice and acquired the following asset in his office during 2021 at the cost shown against each item. Calculate the amount of depreciation that can be claimed for his professional income for 2021-22, assuming that all the assets were purchased by way of account pay check. ये क्यों दिया है? अकाउंट पे चेक से परचेज हुआ है. नहीं भी दे रहा तो हम यही एज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 से ज़्यादा की कोई भी एसेट अगर अकाउंट पे चेक एटसेट्रा से नहीं लिए हो तो फिर वो एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ते ही नहीं हम, तो इसलिए दे दिया है. अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ें, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो 1-2 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा आपसे. कंप्यूटर का टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट याद है क्या आपको?
दैट इज अ 40%, ठीक है। ओके, सॉफ्टवेयर पे भी 40% मिलेगा क्या? हाँ बताइए। 40 ही मिलेगा। कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब पे मिलेगा कंप्यूटर का रेट, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, विदाउट कंप्यूटर द प्रिंटर कैन नॉट वर्क। तो ये इसमें खास बात समझा रहा हूँ मैं। तो एक तो खास बात मेरे को क्या समझानी थी आपको, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 40%, कंप्यूटर यूपीएस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 40%, ठीक है। इसमें कई ऑथर या कई बार स्टडी में भी गड़बड़ रहती, देख लेंगे। एंड कंप्यूटर प्रिंटर के लिए भी जजमेंट है, ये भी एलिजिबल फॉर 40%, क्योंकि पूरा कंप्यूटर सेट है ये। क्लियर है पॉइंट? अब हम बोलेंगे प्रिंटर इज नॉट अ कंप्यूटर, ठीक है, क्या प्रिंटर अकेले काम कर सकता है क्या? नहीं। तो ये एक खास बात हो गई। दूसरा मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इसमें एक्वाजिशन की डेट दी हुई है और पुट टू यूज की डेट दी हुई है, तो जो नंबर ऑफ डेज गिनते हैं अपन, उसके लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है? पुट टू यूज इंपॉर्टेंट होती है। ये डेट ऑफ एक्वाजिशन कोई खास काम की है कि नहीं है? है। क्या काम की है? अगर आप एडिशन कर रहे हैं और लेस देन 180 डेज हो रही है कोई एसेट पुट टू यूज, तो उसी साल में एक्वायर्ड होगी तभी हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब जैसे मैं चेक करता हूँ इन एसेट्स में, जैसे ये कौन से ईयर में एक्वायर्ड हुई देखो जरा, 2021, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर 20 को, मतलब 2021 में ही पुट टू यूज हुई है। और ये नॉट लेस देन 180 डेज है, क्योंकि हमने कल ही निकाला था 3 अक्टूबर तक तो चलता है, 4 अक्टूबर से हाफ होता है ना। तो यहाँ पर तो मैं टिक कर लेता हूँ। इसका बताओ जरा, ये भी 2021 है और 8 अक्टूबर को पुट टू यूज हुई है, तो ये हाफ डेप्रिसिएशन वाली एसेट होगी, समझता है कि नहीं आपको? और ये देखिए तो कौन से ईयर में एक्वायर्ड हुए, 2021, और 2021 में ही लेस देन हुए, तो हाफ डेप्रिसिएशन एलिजिबल है। 1 अक्टूबर को एक्वायर्ड हुआ और 1 अक्टूबर को पुट टू यूज है, तो नॉर्मल हो गया। 1 अप्रैल 20 को एक्वायर्ड हुआ और 1 अप्रैल 20 को ही, तो ये भी नॉर्मल हो गया। 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 नॉर्मल, 26 सितंबर 20, 8 अक्टूबर, अब ये देखिए हाफ। क्या ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं बुक्स की बात करता हूँ। तो क्या बुक्स के बारे में डेप्रिसिएशन का रेट आपको पता है? बुक्स के बारे में रेट है डेप्रिसिएशन 40%, क्योंकि प्रोफेशनल है, वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है बुक की। डेप्रिसिएशन का रेट आज के होमवर्क में और देख लेना जाकर आप, है ना। तो अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर 12,000, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले फर्क था, अब बुक्स एनुअल पब्लिकेशन हो ना हो, सभी पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो गया है? 40%, ठीक है। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग सीए, तो ये एक प्रकार से क्या है, सेकेंड हैंड फर्नीचर है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है कॉस्ट ऑफ लेना और फर्नीचर पे शायद 10% है। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हो और असेसिंग ऑफिसर को लगा तो कुछ नहीं लिया, तो हम क्यों मानेंगे असेसिंग ऑफिसर को लगा कि हम ज़्यादा में कर परचेस किए, ठीक है ना। तो ये हो गया। लैपटॉप के लिए क्या रेट लगेगा बताइए? 40%। तो जितने जगह मैंने स्टार लगाया सब क्या हो गया? 40%। सिंगल ब्लॉक में आएगा, और ब्लॉक का नाम लिखेंगे क्या? 40, इसको टेबलर फॉर्म में बना सकते हैं। 40% प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक, 40% कंप्यूटर नहीं है, 40% प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक। चेक करो आंसर। यूपीएस में क्या लिया है देखो जरा, कम तो नहीं ले लिया है? देखिए 40% में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी लिया है, यूपीएस भी लिया है, प्रिंटर किस में लिया है? 40 में लिया ना। ओके। एक समय में ना प्रिंटर को 15 में ले लिया जाता था, बाद में फिर जजमेंट वगैरह आया कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड ही है ये। और लैपटॉप को भी 40% ब्लॉक में लिया, हालांकि वो लेस देन 182 डेज वाला है इसलिए कम किए हैं। बुक्स को भी 40% प्लांट में, लेकिन समझ में नहीं आया बुक्स को प्लांट मशीनरी ग्रुप में क्यों रखा है 40%। बुक्स 40% है मैं मानता हूँ, तो प्लांट मशीनरी ग्रुप में ही आएगा कि कहीं और आएगा? इसी में आएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रुप कितने हैं? बिल्डिंग, बिल्डिंग तो नहीं है, फिर फर्नीचर फिटिंग्स वो भी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट वो भी नहीं है, तो प्लांट ही है। शिप है, तो बुक्स भी प्लांट मशीनरी ग्रुप में ही आता है। इट्स अ प्लांट मशीनरी फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। नीचे नोट भी पढ़, पहले आप आंसर आराम से देख लो, कोई डाउट है क्या डिस्कशन के बाद? केवल फर्नीचर बस एक हमारे को यहां मिला जिसका रेट अलग था।
चेक कर लो, 2-3 क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बना के देखना, मतलब अभी हम कोई डाउट नहीं है भले, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए बनाने की। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा कि कुछ पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, आ जाइए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, समझ में आया वो? क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मिस्टर गामा प्रोप्राइटर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टायर एंड ट्यूब्स फॉर द मोटर व्हीकल। टायर ट्यूब्स बनाता है ये ऑन 120, तो ये 1920 में बिजनेस स्टार्ट किया। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेटअप ऑन 1520, मतलब 2021 में सेटअप हुई है। ही commenced his manufacturing operation on 1620. The total cost of the plant and machinery installed in the unit is 120 crore. The said plant and machinery included the second hand plant and machinery 20 crore. मतलब 120 करोड़ में कितना करोड़ सेकेंड हैंड शामिल है? 20 करोड़। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा लग रहा है क्या? मैन्युफैक्चरर है, प्लांट मशीनरी है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा। तो मिलेगा अगर आप सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी लेकिन इंडिया के बाहर से ला रहे हैं तो फिर इंडिया के लिए न्यू है वो, ठीक है। द न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एसएससी एक्वायर्ड एट ₹15 करोड़। अब देखो ये 120 करोड़ रुपए में शामिल है क्या? देखो तो द सेट प्लांट मशीनरी इंक्लूडेड सेकेंड हैंड 20 करोड़ एंड न्यू प्लांट मशीनरी 15 करोड़। मतलब 120 में क्या क्या शामिल है? 20 करोड़ पुरानी और 15 करोड़ साइंटिफिक रिसर्च। मेरे को 15 करोड़ के लिए बताइए, इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? इसमें डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा, तो 120 में 15 तो पहले ही माइनस हो जाएगा, फिर बचे हुए पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन दूंगा और 20 माइनस करके एडिशनल दूंगा। ऐसा ही कुछ है ना? ठीक है, आप खुद निकालना, अभी एक बार पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 of the Income Tax Act 1961 in respect of assessment 2021, assuming that all the assets were purchased by way of account pay check। ठीक है, सब दिया है, और उसने 3115 BAC का ऑप्शन नहीं लिया है, ठीक है, अच्छी बात। आंसर निकाल लो, दो आंसर, सॉल्यूशन मत देखना, चाहे कॉपी यूज करो जो भी है, तब तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आपसे बस डेप्रिसिएशन शायद निकालने बोल रहे ना। सीधा आप सेक्शन 35 में आ जाओ, बीच के एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ के देखना। नाउ सेक्शन 35 और 35 में भी आप जानते हैं, वैसे सेक्शन 35 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी एक पूरा चार्ट बना हुआ है, उसको निकाल लो, पेज नंबर 208। ठीक है, तो थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बैकअप करना। वैसे आप जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च expenditure will be specifically allowed under section 35, not only revenue expenditure but also unique point क्या है उसका, capital expenditure will also be allowed। ये जानते हैं आप? तो उसके बारे में हम स्पेसिफिकली प्रोविजन पढ़ रहे हैं। और उसमें दो फोल्ड है, एक होता है साइंटिफिक रिसर्च खर्चा खुद करना, और एक होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी को कंट्रीब्यूट कर देना है, डोनेट कर देना। तो क्या वो भी 35 में डिडक्शन मिलती है? आंसर इज यस, दो फोल्ड है। तो अब ये चार्ट पे आ जाइए। बाय अ कंपनी, पहले ही यूनिक पॉइंट कर दिया इसने, बाय अ कंपनी, कौन कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च? एक कंपनी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। मतलब ये खास सिचुएशन को पहले ही दे दिया कि एक कॉर्पोरेट कंपनी बायोटेक में या किसी भी चीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और वो खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रही है of any article not be in article or thing specified in list 11th शेड्यूल के आइटम्स को छोड़कर, फॉर एग्जांपल पान मसाला, कुछ पेपर इंडस्ट्री भी इसमें है ना, तो 11th शेड्यूल में कुछ नेगेटिव लिस्ट लिखी हुई, वो वाली मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इस सेगमेंट में नहीं आएगी। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो नहीं चाहते कि पान मसाले पे आप बड़ा भारी रिसर्च करो। तो कंपनी जो है, कंपनी होनी चाहिए। पहले यूनिक केस पढ़ रहे, बस बैलेंसिंग फिगर तो आप जानते हो यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% देना है, उसमें क्या पढ़ना, ये अच्छे से पढ़ना है। कंपनी होना चाहिए, क्या करने होना चाहिए, या तो बायोटेक हो या कोई भी चीज बनाओ 11 शेड्यूल को छोड़कर। ठीक है, ऑन ऑन एन अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च। ये इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है, खुद रिसर्च कर रहा है, किसी को पैसा नहीं दे रहा है, डोनेशन नहीं दे रहा है। इन हाउस मतलब खुद रिसर्च करना, सिंपल लैंग्वेज में। एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, तो इसको मिलेगी 100% ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे रेवेन्यू हो। अगर केवल एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा है, इसका मतलब रेवेन्यू के कैपिटल दोनों। 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, लेकिन छोड़कर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ चेंज हुआ है, पहले शायद इसमें आपका 150% था। समझ में आ रही बात, पहले 150 था अगर ध्यान होगा आपको तो 100% रिडक्शन मिलेगा, किसको छोड़कर, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर। इस सेक्शन में, ये जो भी सेक्शन है इस सेक्शन में, इसका ये मतलब मत मान लेना कि बिल्डिंग परमानेंट छूट गई, बिल्डिंग नॉर्मल प्रोविजन में आ जाएगी, लैंड हमेशा नहीं आता। मतलब समझ लीजिए साइंटिफिक रिसर्च का कहीं पर भी लैंड के रिलेटेड डिडक्शन नहीं मिलती है ना। अब आगे आते हैं, ये एक यूनिक केस हो गया। फिर इनकर्ड बाय एसएससी, ये भी तो इन हाउस रिसर्च है, खुद कर रहा है। ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस, नेचुरली आप अपने बिजनेस के लिए खर्च कर रहे हो, तो उस केस में अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैं यहाँ पर बाकी लिखना चाहूंगा, आप कंफ्यूज ना हो करके, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर लिखा है ना, तो यहाँ लिखिए रिवेन्यू प्लस कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंडिचर वर्ड सुन के हमारे माइंड में रिवेन्यू ही आ जाता है। हाँ जी भाई, तो यहाँ लिखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अदर देन लैंड। कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर और नीचे में अभी तक क्या फर्क है। ऊपर वाले सेक्शन में लैंड और बिल्डिंग को हटा दिया, नीचे वाले में केवल लैंड को हटाया, और नीचे वाले में कुछ भी कंडीशन नहीं है। मतलब ये वाली जो बिल्डिंग है, कौन सी, ये जो बिल्डिंग को यहाँ पर इसने छोड़ रखा है, वो बिल्डिंग जो है वो यहाँ शामिल हो जाएगी ना जी। ये समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब है अगर कोई बायोटेक कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साइंटिफिक रिसर्च में खर्च करती है, तो उसको उस सेक्शन में भले ही बिल्डिंग को छोड़ देंगे, लैंड तो छूटेगा ही, और वो बिल्डिंग इधर नॉर्मल प्रोविजन में आ जाएगी। ठीक है, सेक्शन में फर्क है एक्चुअली में। अब ये फर्क दिखता नहीं है, पहले ये फर्क क्यों दिखता था पिछले साल तक, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में 150% मिलती थी और यहाँ बिल्डिंग में आके 100% मिलती थी, तो अब कॉमन प्रोविजन हो गया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऊपर ही लिख देना था तुमको। कायदे से इनको अब क्या करना चाहिए मालूम है, यहाँ से ये बिल्डिंग वर्ड काट देना चाहिए इनको, कायदे से तो एक ही बात है, एक्सेप्ट लैंड ही बस लिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात। चलिए, कोई डाउट यहां तक। नीचे क्या लिखा है देखो जरा, पेड टू, अब ये आ गया कंट्रीब्यूशन, अब ये खुद खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो पेड किसको कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग परसेंटेज दिया है। अब यहाँ पर भी बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया ना, पहले 150%, 100%, 125% अलग अलग था। अब यहाँ देखो, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नोटिफाइड एक्सेट्रा, नोटिफाइड, अप्रूव्ड, उसके बाद ये अप्रूव्ड, क्या करना है सबसे, क्योंकि सभी पे हो गया है 100%, बस एक बार रीड कर लेना। तो नाउ सेक्शन 35 बिकम वेरी सिंपल, पहले रटना पड़ता था हमको। तो फाइनल क्या हुआ, फाइनल ये हुआ, अगर मैं सेक्शन एक्शन सब भूल जाऊं तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, साइंटिफिक रिसर्च पर लैंड के एक्सपेंडिचर रिडक्शन नहीं मिलती, सही है ना। और बाकी जितना भी आप खर्च करोगे, जितना भी आप खुद खर्च कर रहे हो उसमें पूरी मिल जाएगी, और किसी को कंट्रीब्यूट करोगे तो किसी को में अगर ये 4-5 लोग हैं तो 100% मिल जाएगी। अब एक नोटशीट बना लेना इसका। अब ये क्यों इजी हो गया, अब ये क्योंकि अलग अलग परसेंटेज इन्होंने खत्म कर दिया। हाँ हाँ, बस ये याद रखना आपको कि ये 4 लोग स्पेसिफाइड किसको कंट्रीब्यूट करने से मिलती रिडक्शन। तो भी आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो माना जाएगा ना, मैं खुद करूं या आउटसोर्स कर रहा हूं किसी को, ये फिर कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना हुआ, ये इसमें नहीं आ रहा है, आप खुद कर रहे हो। हाँ हाँ, तो वो अगर आप किसी से करवा रहे हो तो भी आप ही कर रहे हो उसको खर्चा करके। आपने 4-5 प्रोफेशनल बुलवाए और उसे खर्च करा रहे अपने बिजनेस के लिए,
ये जो पेड टू लिखा है ना, उसमें पेड टू में आपके बिजनेस से होना नहीं होना, वो तो केवल डोनेशन दे दिया आपने, खत्म हो गया काम। अब इसकी थ्योरी चाहे तो पढ़ लेने, तो कोई खास बात नहीं है। और एक ये मैं पूछ लेता हूं आपसे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस चालू होने के पहले वाले खर्चे का क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस साल बिजनेस चालू होगा उस साल जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, कोई लिमिट नहीं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होगा? लैंड का नहीं लेना है ना, लैंड इज ऑलवेज डिसअलाउड। क्या होगा बताओ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पुराना है उसका क्या होगा? समझ रहे हैं? जो प्रोविजन पड़े वो तो भाई इस साल बिजनेस एक्सपेंडिचर करूंगा साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन बिजनेस चालू होने के पहले के जो रिसर्च के खर्चे हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हो तो जोड़ ही लोगे आप, है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, एक वर्ड मार्क करूंगा, विद इन 3 ईयर्स, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। मतलब बिजनेस चालू होने के 3 साल पुराने तक के खर्चों को तो ले लेगा, उससे पहले का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो नहीं लेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी सेम नियम है, बिजनेस चालू होने के 3 साल तक के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको भी हम बिजनेस कमेंसमेंट वाले ईयर में ले लेंगे, ठीक है? तो अलग से इसको प्रिलिमिनरी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन है, रेवेन्यू में एक कंडीशन है, हाँ सर्टिफिकेट तो है, ये देखिए, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बात कर रहा हूं मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन इसमें खास वर्ड जो दिया है, ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू रिसर्च पर्सनल, सैलरी, ठीक है, एंड मटेरियल एंड परचेज ऑफ मटेरियल। बस ये 2 पॉइंट है। मतलब प्रीलिमिनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाना है तो आपके पास 2 ही पॉइंट है, सैलरी और मटेरियल। हाँ हाँ हाँ, करेंट ईयर में आपने सैलरी मटेरियल और भी खर्चे किए, सब लेंगे। लेकिन पुराना अगर आप लेके आ रहे हैं तो रेवेन्यू में केवल सैलरी और मटेरियल, और कैपिटल में कुछ भी, लैंड को छोड़कर। और लेकिन वो 3 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। 3 साल कैसे गिनोगे? कमेंसमेंट की डेट से 3 साल, और उसके पहले के खर्चे हैं तो नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 35। समझ में आ रहा है? अच्छा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेफिशिएंसी अभी अभी समझा के उठाऊं? अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल के अंदर है, देखो, अनएब्जॉर्ब्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा कभी। हाँ नहीं, फिर आप अगले साल फिर करो, फिर मिलेगा। नहीं नहीं, आप कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है आपका। भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अलाउ हो गया ना, तो उसको डेबिट कर दिया आपने, उसके कारण लॉस जनरेट हुआ, तो लॉस तो 8 साल तक जल रहा है ना। ये वाला बस अनएब्जॉर्ब, मतलब बिजनेस लॉस से अलग रखना है, डेप्रिसिएशन जैसा ट्रीट करना है। और बाकी जो रेवेन्यू है वो तो अपने आप लॉस में कन्वर्ट हो गया ना। मैं एग्जांपल समझा दूंगा, ये वाला जो है ना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा ट्रीट होगा, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय बिजनेस प्रॉफिट, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, दिख रहा है, कैन बी कैरी फॉरवर्ड to the immediately succeeding previous year and shall be treated as the allowable for that year. In effect, it means that there is no time bar on the period of carry forward. It shall be accordingly allowed for the previous year. मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा, it is what unabsorbed capital expenditure on scientific research carry forward same as unabsorbed depreciation। ये है इसकी थीम लाइन। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनएब्जॉर्ब नहीं होगा। और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है ना, नो डेप्रिसिएशन, ये तो बात सही है भाई, कोई एसेट पे आप ले रहे तो उस समय कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी मिलेगा।
हाँ, बाद में नॉर्मल बिजनेस यूज में लाओगे तो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1) के हिसाब से नील वैल्यू जोड़ोगे, वो अलग बात है। समझ में आ रही बात? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं आपको ये पॉइंट, है ना, तो देखिए मैं एक नॉर्मली P&L अकाउंट बनाता हूं पहले, और इस P&L अकाउंट में मैं कुछ एक्सपेंसेस डाल देता हूं। से रेवेन्यू में डाल देता हूं मैं 100, ठीक है भाई। यहां पर मैं डाल देता हूं अदर एक्सपेंसेस विच विल बी से 80 डाल देता हूं। और अब यहां डालता हूं मैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच विल बी 40। अनएब्जॉर्ब नहीं लिखता, वो तो अनएब्जॉर्ब बाद में बोलते हैं अपन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर लिखता हूं मैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस जो अलाउ हो रहा है, जिसमें मैं लिखता हूं रेवेन्यू 30 कर देता हूं, कैपिटल 20 कर देता हूं। बताइए लॉस हो रहा है क्या? कितना हो रहा है लॉस? तो बिजनेस लॉस आपका हो गया 90, मतलब 170, 70 हो रहा है, 70 का लॉस हो गया, ठीक है ना। बताओ क्या होगा मैडम? 70 इज बिजनेस लॉस, है ना। तो इस साल इस 70 को दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूं क्या? ठीक है, सैलरी हेड से, विनिंग से नहीं। अब बताओ आप, हम्म, तो मैं एक बार मार्क कर लेता हूं इसको। ये वाला जो हो गया अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ओके, 30 का क्या करना है ऊपर जो दिख रहा है? हाँ, उसको अलग नहीं करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इसको मैं बोलूँगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसको बोलूँगा मैं, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये हो गया अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। और 40 और 20, 60, 70 का हिसाब करना है। और 10 क्या है? ये बिजनेस लॉस है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझाना चाह रहा हूं बस। अब इसमें मैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर भी डाल दूंगा तो उसको भी यही होगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इन दोनों का? इन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा। ये जो दोनों हैं, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ विथ प्राइमरली, तो पीजीबीपी से एडजस्ट करूंगा, नहीं हो पाया तो भी अगले साल भी मैं दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकता हूँ, रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रख के। लेकिन बिजनेस लॉस जब अगले साल जाएगा तो पीजीबीपी से एडजस्ट होकर नहीं हो पाए तो फिर आगे भेज देंगे और किसी हेड में मूव नहीं कर पाएंगे। और वहां पर 8 साल का टाइम रहेगा और यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम रहेगा। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रेफरेंस कुछ नहीं, आप कुछ भी पहले कर, दोनों को ही फुल पावर है ना। नहीं, आप पहले बताओ क्या पूछना चाहते हो, समझ में आ रहा है। इधर कितना लिखो, रेवेन्यू बताओ। लॉस 30 आया, हाँ टोटल लॉस ही 30 आया है, ठीक है। हम्म, हम्म। तो इस केस में टोटल लॉस आपका 30 है, तो 30 में से भाई ये तो 40 है ना, तो आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 20 ले लो और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 ले लो, बाकी तो एब्जॉर्ब हो गया ना जी। किसी को भी कुछ भी ले लो, कुछ, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का पावर एक ही जैसा है, कोई से लॉस या फर्क नहीं पड़ेगा। यही पूछना चाह रहे हैं ना, ठीक है। फिर एक और ट्रीटमेंट आता है यहाँ पे, सेल ऑफ एसेट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है क्या भाई? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ में आया क्या आपको? सेल,
सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, सेल ऑफ एसेट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एसेट, मतलब साइंटिफिक रिसर्च की जो एसेट है जिसका आपने डायरेक्शन ले ली उसको आपने बेच दिया, तो उसका ट्रीटमेंट पूछ रहा है आपसे। किसी को आइडिया पहले से कुछ ध्यान हो? उसमें कॉस्ट टू बी रिमेनिंग अलाउड कुछ बची है क्या? अच्छा बताओ, डेप्रिशिएबल एसेट ये नहीं है, लेकिन फिर भी डेप्रिशिएबल एसेट जब बेचते हैं तो क्या करते हो आप? सेल करते हैं तो खैर उसको छोड़ो, से कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं आपको सीधे बताता हूं। एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट है जो 25 लाख रुपए की है, जिसमें 35 का आपने डिडक्शन ले ली, सेक्शन 35 की डिडक्शन ले ली 25 लाख रुपए, सही है ना? अब इसकी कॉस्ट रिमेनिंग टू बी अलाउड कितनी है? नील है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब मैं कितने भी बेचूंगा इसको तो वो एक्स्ट्रा ही रहेगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम कोई इस टाइप के एसेट बेचें जिसमें एसेट में डिडक्शन मिलती है, तो इसमें लिखा जाता है आप सरप्लस या डेफिसिट निकाल लो। तो यहां पर है सेल किया मान लो 5 लाख में, तो माइनस क्या होगा इसमें? इसकी कॉस्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, कॉस्ट रिमेनिंग टू बी अलाउड कितनी है? नील। तो ये 5 लाख पूरा का पूरा क्या है मालूम है आपको? सरप्लस। हाँ प्रॉफिट बोल लीजिए, पूरा का पूरा सरप्लस है। कोई डाउट मेरे ख्याल से यहां नहीं होगा। मुद्दा ये है कि ये सरप्लस चार्ज कहां होगा? ये तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो चार्ज कहां होगा? तो पीजीबीपी हेड का खास सेक्शन 41(3) बना है इसमें, डिम पीजीबीपी, सही है ना? तो साइंटिफिक कैपिटल नेचर की इनकम को पीजीबीपी में चार्ज किया जाना चाहिए क्या? लॉजिकली नॉर्मली नहीं, इसलिए तो डिमिंग प्रोविजन बनाया इन्होंने सेक्शन 41(3), जिसमें लिखा कि जो सरप्लस है ना, टू द एक्सटेंट डिडक्शन अलाउड, जितना डिडक्शन अलाउड वहां तक तो हम पीजीबीपी में ही चार्ज करेंगे। तो ये सरप्लस जो है कहां चार्ज हो जाएगा? पीजीबीपी। ये पीजीबीपी, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ पक्का? अब यहां पर अगर मान लो इसको मैंने 26 लाख में बेचा होता, अगर इसको मैंने 26 लाख में बेचा होता तो क्या होता? हाँ हाँ, पढ़ो एक बार इसको, मेरी बात समझ में आ रही? अगर मैं इसको सेल किया होता 26 लाख में, तो यहां पर नील माइनस होता, कितना बचता? 26 लाख। अब इस 26 में से पीजीबीपी में चार्ज होगा 25 लाख, और बचा हुआ 1 लाख रुपए जो है ना, वो कैपिटल गेन का आइटम, हालांकि इसको ट्रीटमेंट नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, मैं बस समझाने के लिए लिख दिया हूं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन का तरीका वही रहेगा, ऐसा नहीं वो अगर इंडेक्सेशन हुआ तो, ये डेप्रिशिएबल एसेट तो है नहीं, बचा हुआ उधर जाएगा, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 आएगा जरूरी नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो फिर इंडेक्सेशन होगा तो फर्क आ जाएगा, मतलब वहां पे प्रॉपरली मैं बता भी देता हूं आपको कैसे निकलेगा ये कैपिटल गेन। बताओ क्या करते कैपिटल गेन में? सेल कंसिडरेशन लेते हैं सबसे पहले, कितने में बेचा एसेट को? 26 लाख में, माइनस क्या लेते हैं वहां? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी है तो नहीं, जो है वही है वहां कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। कैपिटल गेन के नियम क्या है? 25 लाख, कितना आया? 1 लाख, यही तो एक बोल रहा था मैं, नॉर्मली कैलकुलेट करना है। हाँ फर्क एक केस में आ जाएगा, वो नोट कर लेना, इंडेक्सेशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, तो उसमें फिर 1 लाख, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बैलेंसिंग, बचा हुआ 1 लाख वही चार्ज हो, ऐसा बोलना एकदम से सही नहीं है। हो सकता है इंडेक्सेशन हो तो बेनिफिट मिलेगा वहां पर, 1 लाख से लेसर देन 1 लाख चार्ज होगा, लॉस भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? मतलब कैपिटल गेन में इसके लिए कोई बड़ा यूनिक प्रोविजन नहीं है। कैपिटल गेन में यूनिक प्रोविजन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है, ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? बस ये प्रैक्टिकली समझ जाओगे ना, थ्योरी पढ़ लो भले, कोई बात नहीं है। देखिए 41(3) सेक्शन 35, सेल करने का दुनिया भर का यहाँ पर ये जो दिया हुआ है सिंपल वर्ड में, ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने सेट किया है ना, इसके बिना इसको नहीं समझा जा सकता। हाँ आएगा पढ़ने से पहले, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर पढ़ने से भी आएगा आपको।
बाकी थ्योरी देखिएगा आप लोग कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तो बढ़िया हो गया, 100% डिडक्शन देना है। तो नहीं, अब इफेक्टिवनेस थी करके हम पढ़ते नहीं थे। हाँ, ये समझ में आया क्या? कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग, ये सब बात हो गई हमारी। वो जो आप पहला वाला पढ़ रहे थे वो सेक्शन, ये सब थ्योरी है। आप चार्ट से समझते हो और प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लेते हो, तो फटाफट एक बार देख के कुछ खास वर्ड्स को मार्क करके आगे बढ़ जाना। बहुत थ्योरी में इन्वॉल्व होगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इलिस्ट्रेशन 5 में आ जाओ। वो तो इलिस्ट्रेशन में साथ में इसलिए कराता जा रहा हूँ कि उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो घर में भी कर सकते थे नहीं तो। Mr. A furnished the following particulars for the previous year 2021. Compute the deduction allowable under section 35. बिल्कुल ठीक बात है। Section 35 for the assessment 21-22 while computing his income under that PGBP, ठीक है। Amount paid to notified approved Indian Institution of the Scientific Science Bangalore for scientific research. भाई नोटिफाइड लिख दिया ना तो मेरे को याद हो चाहे ना हो, अब तो सब में 100% मिलना है। तो पहला एलिजिबल दिख रहा है मेरे को। अमाउंट पेड टू आईआईटी, मालूम पहले आईआईटी में 150 मिलता था, झंझट ही खत्म हो गई। आईआईटी को दिया 100%। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अगेन तो कंपनी तो क्या हुआ, अप्रूवल तो मिला हुआ है। उसके बाद दिख रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च, खुद कर रहे हो भैया, डेवलपमेंट फैसिलिटीज अप्रूव्ड। ये कंपनी है कि नॉर्मल है? मिस्टर ए है, देखो कंपनी नहीं है ये, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइए आप, 100% मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.5 में से 5 को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, और कितना मिलेगा, 2.5 लाख। ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, चेक द आंसर। अब पहले एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट रहता था, बहुत आसान हो गया इस साल से। पूरे 100% वाले 13 लाख आ रहा है कि नहीं, ये चेक कर लो बस आप, टोटल एक बार कैलकुलेटर घुमा लो। Come to the next section, that is investment linked tax incentive 35 AD, very important। पहले भी था, कुछ नया नहीं है। सेक्शन 35 AD, ध्यान रखिए 35 AD भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है ना। कई लोग इसको निकालकर डेप्रिसिएशन ब्लॉक में माइनस कर देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव है। 35 AD तो हम सुनते हैं ना, मतलब कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, जिस बिजनेस में अगर आप पैसे लगाते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट आपने खरीदा, शेयर खरीदा, डिबेंचर खरीदा, वो सब भी नहीं मिलेगा। तो हमको बेसिकली वर्किंग किस में करनी है, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, फिर दिन सेटिंग ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस, बताइए शुगर शक्कर रखने के लिए वेयर हाउस बनाया मैंने, वेयर हाउस का बिजनेस कर रहा हूँ, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यू नो वेरी वेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज व्हाट, शुगर कैन इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉट शुगर। समझ में आ रही बात? क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एन होटल ऑफ 2 स्टार एटलीस्ट और अबोव कैटेगरी। और कौन सा बिजनेस है? हॉस्पिटल, कम से कम 100 बेड का होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं चलेगा। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट कुछ खास, स्लम रीडेवलपमेंट वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट नोटिफाइड स्कीम के अंतर्गत, स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको नोटिफाइड स्कीम के अंतर्गत किया गया है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत आता है, दिख रहा है क्या? फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपो, मार्क करते जाइए तो कम से कम 25-30% यही याद हो जाएगा आपको। बी कीपिंग, ठीक है, एंड सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर शुगर, स्टोरेज ऑफ शुगर, अलग से दे दिया है।
शुगर का क्वेश्चन जो पूछा समझ में आ रहा है? शुगर इसलिए पूछा मैं आपको क्योंकि शुगर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन होने के कारण ऐसा किया। शुगर laying and operating a slurry pipeline for transportation of iron ore, setting and operating of semiconductor etc, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑपरेटिंग और डेवलपमेंट मेंटेनिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड वगैरह बनाने का काम, ये सब इसमें आता है ना। तो ये सब बिजनेस जो है वो क्या कहलाएंगे? स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, एंड यू विल गॉट द डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% of the capital expenditure incurred during the previous year wholly and exclusively for the above business would allowed as reduction of the business income to the SSE opting for deduction under section, word mark कीजिए, opting for deduction under section 35 AD। why they are word opting? ये नया शब्द जुड़ा है ना, पहले नहीं था ये। मतलब 35 AD ऑप्ट नहीं भी कर सकते आप, तो फिर नॉर्मल चलेगा। अब किसी को लगता है यार बिजनेस बाद में मैं मूव करूंगा, बिजनेस चेंज करूंगा, तो उधर फिर इनकम बुक होगी, क्या फायदा? तो शुरू से अपन डेप्रिसिएशन ही क्लेम करें ना। तो 35 AD पहले ऐसा ऑप्शन वर्ड नहीं था। नाउ फ्रॉम फाइनेंस एक्ट, करेंट फाइनेंस एक्ट, इट द वर्ड ऑप्टिंग। इसका मतलब कभी क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है तो आप लिखा एज्यूमिंग दैट इट इज ऑप्टेड 35 AD, समझ रहे? ऑप्शन है। नहीं नहीं नहीं, शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट होगा उसी टाइम का ऑप्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, शुरू के जो बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसी समय ऑप्शन लेना आपको, नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा ना। हम्म। हाँ। किसमें? नहीं नहीं मिलेगी। नहीं, आपको टैक्स का रेट कम कर रहे हैं तो कई सारे बेनिफिट्स आपसे ले लिया आपसे। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या नहीं लेना है अगर आप बोलेंगे, तो आपको लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, खास बात है ये। और वो तो 10,000 वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ भी है, अकाउंट पे ही चेक से करना पड़ेगा, वो यहाँ पर भी है। ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट, प्रायर टू कमेंसमेंट वाले के लिए क्या है नियम? ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटलाइज अगर बुक्स में कैपिटलाइज है ले सकते हो, तो भाई शुरू से ही तो खर्चे होते चले जा रहे हैं, तो बस क्या नियम लिखा हुआ है? शुड बी कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। वो तो वैसे भी आप कैपिटलाइज करते हैं ना। हाँ, इसमें कोई ईयर नहीं लिखा है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कुछ कंडीशन है कि जो आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो पुराना नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी सेटअप एंड स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिजनेस नहीं होना चाहिए। पुराने बिजनेस को सेटिंग अप कर दिया आपने, नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन पुराना बिजनेस आप, पुराना मशीनरी भी नहीं लेना है आपको, लेकिन 20% तक की मशीनरी को अलाउ किया इन्होंने, और या फिर फॉरेन से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो अलाउ किया है। समझ रहे हैं बात को? तो एक तो पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस द मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड। पुरानी मशीन भी नहीं लाना है, लेकिन 100% का गणित नहीं दिया है, नॉट एक्सीडिंग 20%। और अगर इंपोर्ट करेंगे तो चलेगा क्या? उसको नहीं मानेंगे, न्यू मानेंगे। ठीक है, ये देखिए, आउटसाइड इंडिया, यूज्ड आउटसाइड इंडिया, ये चलेगा। ये कंडीशन हो गई। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। क्या है सेक्शन 10AA? और चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी दिस दिस दिस। अगर आप यहाँ डिडक्शन ले रहे हो तो सबको 10AA नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें और कुछ बचा ही नहीं है। 10AA मतलब SEZ में जो यूनिट रहती है, एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट टर्नओवर पे, और चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मैंने बताया, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। क्या बताया? सेक्शन 73A है अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? अनलिमिटेड पीरियड। और किससे एडजस्ट कर सकते हो? इसी बिजनेस से। बिजनेस में भी दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। इलिस्ट्रेशन 6 आप देख के आइएगा कल, इसी का है। ठीक है, शायद होटल वाला है क्या, वेयर हाउस फैसिलिटी।
राइस के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी होगी तो, पैडी के लिए होगी तो चलेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉमन और शुगर के लिए स्पेसिफिक दिया है ना। तो एक दो और पढ़ेंगे ना तो सेट हो जाएगा माइंड में। सिक्स भी देखना, सेवन भी देखना। तीन क्वेश्चन देखना, सिक्स सेवन एट। एट में शायद दिक्कत हो सकती है, वैसे आज पढ़े हैं, हो सकता है आपको याद आ जाए। सिक्स सेवन एट आप देख के आइएगा, तो जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना थोड़ा कवर होंगे जो स्पेसिफिक अपन पढ़े हैं। सिक्स सेवन एट, ठीक है। और कल मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, 40 48 43 भी है ना, एक वो हो गया। आज ये तीन क्वेश्चन देख के आना। मंडे पीजीबीपी टफ लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है? शॉर्टिंग करना, कम पेजेस में आपके हाथ में प्रोविजन आ जाना चाहिए, थ्योरी नहीं आती, समझो बात को। फटाफट फटाफट निपटाना, क्वेश्चंस बनने चाहिए। और कम से कम 20-30% क्वेश्चन को बना बना कर देखो आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन से बनाओ। पीजीबीपी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो रिलेवेंट कुछ सेक्शन जो हमने जिस एरिया का कर लिया शुरू कर दो आप। और उधर एचपी हेड के बनाए क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन, बन रहे हैं ना, एमसीक्यूज वगैरह बनाइए उसके, क्योंकि मोरलेस एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो चीज़ बहुत ईजी है उसको मैं डिस्कस करके छोड़ दूंगा। अभी इस एरिया में इसलिए थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ये समझ में नहीं आती, उस एरिया में थोड़ा सी मैं इन डेप्थ फोकस कर रहा हूँ। हाँ लेकिन बैकअप देना पड़ेगा आपको, है ना। पीजीबीपी मेरे साथ साथ चाहोगे तो हो जाएगा बाद में, अगर अभी ढीला ढीला छोड़ दोगे ना तो बाद में नहीं होगा। अब आप सोचो मैं 40 48 43 बी को सीधा पलटाने वाला हूँ, उसमें मेरे पास पढ़ाने का कुछ है ही नहीं, उसको तो पूरी एक क्लास लगा दिया उसमें मैं 3 सेक्शन में, है ना। हाँ क्वेश्चन में आएगा, बार बार समझाऊंगा उसको मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल परसों तक अपन निपटा देंगे इसको, है ना। तो साथ साथ अभी जितना ज़्यादा वर्किंग कर पाएंगे ना इसके लिए उतना अच्छा है। कल देखते हैं।